नमस्कार, मैं हूं केशव मोहन मिश्रा और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज की विशेष पेशकश। बात आज हम देश के बजट की करेंगे और देश के बजट में बात हम करेंगे किसानों के लिए देश का बजट कैसा रहा और आने वाला बजट किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए क्या क्या सौगात लेकर आ रहा है। जैसा कि देश के सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। आज हम यूपी के ग्रेटर नोएडा के एक गांव में पहुंचे हैं और वहां के लोगों से जानेंगे कि आखिर बजट को लेकर उनकी क्या राय है, वो क्या कह रहे हैं। सीधे उन तक पहुंचते हैं और जानते हैं कि बजट को लेकर किस तरीके से वो क्या सोच रहे हैं, क्या क्या फायदे बजट को लेकर उन तक पहुंचे और तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि कैसा रहा आपका बजट। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सरकार का बजट जो एक साल पहले आया था, कैसा रहा बजट और कितना किसानों के लिए फायदेमंद रहा ये बजट? जो सरकार का पिछले 2020 में बजट आया था, किसानों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो बजट किसानों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और वो बहुत ही किसानों के लिए नुकसानदायक रहा है। किसान की जो भी आय दुगनी करने की उसमें जो सरकार पॉलिसी लाई थी, उसमें कहीं भी किसी प्रकार सरकार उसकी दुगनी आई नहीं है। और आज देख सकते हो सरकार की वजह से आज किसान कितना परेशान है। पिछले 54 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। और मैं बता दूं आपको, किसान तो हमेशा सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार उसके लिए एक अच्छी पॉलिसी लाए जिससे उसके बच्चों का भरण पोषण हो सके। लेकिन 2020 किसान बजट जो था वो किसान का नाश करने वाला बजट था। उसमें कहीं भी किसान के हित में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। और बजट हित की तो बात छोड़ो, और किसान के जो हक थे, जो अधिकार थे, इन 3 कानूनों को लाकर उनको खत्म करने का काम सरकार कर रही है। आपको जब बजट जब सामने आया था तो 15 सूत्रीय जो सरकार ने एक बजट किसानों के लिए रखा, उसमें तमाम तरीके के दावे भी किए गए। लगातार अगर समृद्धि योजना की बात हो, तमाम ऐसी योजनाएं थी, 2000 रुपए किसानों के खाते में पहुंचाने की बात हो या तमाम ऐसी जो सुविधाएं हैं, कृषि लोन की बात हो, लगातार किसान ने दावे भी किए। और साथ ही साथ किसान ने कहा कि हम लगातार सरकार के लिए उनकी आय बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, आप गांव के किसान हैं, क्या आपकी आय बढ़ी? हमारी कहीं आय नहीं बढ़ी है और मेरी क्या, पूरे देश के किसान किसी की आय नहीं बढ़ी है, जो भी किसान खेती करता है। और रही 2000 रुपये की बात, 2000 रुपये की जो बात है, जो ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, 2000 रुपये जहाँ पर जो सक्षम, जहाँ नेटवर्क ठीक है, जहाँ बैंकों में है, पहली बात तो बैंक के जो अधिकारी है वही किसानों का साथ नहीं देते। सीधी सी बात है, जो बैठे हुए बैंक में लोग हैं, किसी को किसान इतना भोला है, किसान उसे गेट तक नहीं आने देते, उनके खाते नहीं खोले गए। 2000 रुपये पूरे भारत में कहाँ किसानों पे आ गए? मैं इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं। जो सरकार कह रही है कि सभी पूरे देश के किसानों के खाते में 2000 रुपये आ गए हैं, और समृद्धि योजना जो बता रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई और किसान समृद्ध हो गए, ऐसा कहीं भी नहीं है। सब हवाई बातें हैं। अच्छा, डिजिटल मीडिया की आपने बात करी, जिस तरीके से डिजिटल तमाम तरीके के जो ऐप्स हुए वो भी लॉन्च किए सरकार ने, भीम ऐप हो, तमाम तरीके से लगातार किसानों को सौगात देने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे देश का जो किसान है वो ना तो इतना पढ़ा लिखा है, ना तो उसके पास इतनी जानकारी है। ऐसे में कैसे उन तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे? सरकार ने इस कवायद के लिए लगातार काम भी किए, लेकिन वो जमीन पर कितना आपको सफल होता हुआ दिखाई? मैं आपको बता दूं आदरणीय पत्रकार बंधु, आपके चैनल के माध्यम से, आपका राष्ट्रीय चैनल है, कि भाई जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, कहीं भी किसान का इन वादों से भला होने वाला नहीं है। इनके इस सरकार में तो किसान का जितना शोषण कभी नहीं हुआ, इतना सरकार में इसमें हुआ है। पिछली सरकारों ने भी किया, उन्हीं का कराधारा आज की सरकार उनकी बनाई हुई नीतियों को यहाँ पर लागू कर रही है और किसान को दबाने का काम किया जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा की नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में किसान इस समय त्राही-त्राही में और पूरी तरह से उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और जितने भी आपने मुझे सवाल पूछे, इनमें से एक भी योजना पटल पे नहीं उतरी है। इसी के कारण आज किसान दबा कुचला है और कर्ज के कारण आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। बात जब कर्ज माफी की होती है तो तमाम दावे भी होते हैं और साथ ही साथ देश में देखा जाता है कि हजारों किसान कर्ज माफी की वजह से, जो कर्ज की वजह से लोहे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार उन तक क्या सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है या उन सुविधाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचता है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में जिस तरीके से कर्ज माफी को लेकर सरकार ने तमाम दावे किए और यूपी सरकार जब स्टार्टिंग में शुरू हुई थी तो कर्ज माफी की एक योजना भी सरकार की तरफ पहुंची थी, क्या लगा कर्ज माफी की जो योजना थी लोगों तक पहुंचने की जो कवायद थी वो कितनी सफल हुई? भैया, कर्ज माफी की जो बात है ये हवाई है जी। अगर देश के किसान का कर्ज माफ कर दिया जाता तो देश का किसान आत्महत्या नहीं करता। आए दिन आप देख रहे हो, किसान ने खेती की बात खेती करते हैं किसान, लागत मूल्य इतने बढ़ चुके हैं कि वो किसान उसे जो लागत लगा देता है और जब फसल पक के तैयार होती है
तो वो आधे दामों में बिकती है। मंडी में अभी ये दनकौर मंडी है, यहाँ पे दनकौर मंडी में जो धान की बात करें तो 2500 रुपया, पिछली बार 3500 का रेट था। सरकारी जो एमएसपी का रेट है मोटे धान का 1868 रुपया है। यहाँ 1200 रुपये के रेट में खरीदी जा रही है। बाजरा 900 रुपया में, मक्का 1200 रुपया में। तो किसान की आय दोगुनी तो सरकार झूठ बोल रही है, नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि जो आवारा पशु डोल रहे हैं पूरे प्रदेश में, ये किसान की आय अगर किसान के खेत में घुस जावे तो 4 गुनी आय कर देते 1 घंटे के अंदर। किसान चारों तरफ से दुखी है। मौसम की मार किसान झेलता, सरकार की मार किसान झेल रहा है। 2 महीने से किसान बॉर्डर पे पड़े है। सरकार जबरदस्ती काले कानून किसान के ऊपर थोपनी चाह रही है। किसान क्या करेंगे? ये सारे उद्योगपतियों के फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। और बजट की जो बात कर रहे हैं, बजट तो पिछले बजट की भी किसी ने पता, और आगे के जो बजट आने वाला उसकी भी किसी ने नहीं मालूम कि क्या बजट आएगा। और एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, लगातार एमएसपी को लेकर सरकार ने अपना एक रुख साफ किया कि एमएसपी को लेकर जो तमाम जो जगह हैं, अगर बात हुई हो यूपी में सख्ती भी बरती। यूपी के जिलाधिकारी कुछ ऐसे थे जिन्होंने तमाम जगहों पर बहुत पाबंदी भी लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी एमएसपी की जो व्यवस्था है वो कहीं पर दुरुस्त नहीं होती हुई दिखी। लेकिन सरकार लगातार कागजी पन्नों पर यह कहती आई है कि एमएसपी को लेकर लगातार उन्होंने जो है अपना रुख भी साफ किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने मूलचूल परिवर्तन भी किए। क्या लग रहा है, एमएसपी देश के किसानों को मिल पा रही है? नहीं, 6% किसानों को एमएसपी मिल पा रही है। और किसान जो मांग कर रहे हैं एमएसपी एक कानून बना दो, और कानून जब एमएसपी बन जाएगा, जो भी उससे नीचे खरीदेगा उसे सजा का प्रावधान है उसमें। लेकिन एमएसपी का नाम ही है कि एमएसपी हम ना तो रोक रहे और ना हम बढ़ा रहे, जैसी चल रही है ऐसी चले जाएगी। ये सब किसानों ने बहका रहे, गुमराह कर रहे हैं। अडानी अंबानी ने बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए हैं क्योंकि वह किसान अपने माल को कहीं भी ले जा सकता है, कहीं भी बेच सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हमने खेती का किसी भी उद्योगपति से कर लिया तो हमारी फसल है तो वो कॉन्ट्रैक्टर ले जाएगा। तो किसान किस चीज़ का भंडारण करेगा, किस चीज़ का निर्यात करेगा? किसान के पास ऐसे संसाधन नहीं है। किसान देश का गरीब है और पूरे देश का पेट भर रहा है। जीडीपी जो कोरोना काल में जो किसान नहीं बना रखी, नहीं देश तो हमारा गर्क में जा रहा है। और अगर किसानों की बात नहीं सुनी तो ये सरकार भी जमींदोज हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो किसानों का सम्मान करेगा वही देश की गद्दी पे भविष्य में बैठेगा। और ये सरकार को दिखा भी देंगे देश के किसान। पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, सब देश पूरे स्टेटों में किसान जो है आंदोलनरत है। और हम भी अब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को गौतम बुद्ध नगर में आ रहे हैं। लोगों की नाराजगी भी है और साथ ही साथ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से जो सरकार का बजट है वो कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब है। और अब बात अब होगी कि कृषि बिल जो सरकार का आया उसके बाद में इतना देश में घमासान हुआ और देश में लाखों की संख्या में किसान प्रदर्शनरत हैं और उनका यही कहना है कि हम कृषि बिल नहीं चाहते। लेकिन सरकार ने यह दावा किया कि जो कृषि बिल लाया गया है वो किसानों के फायदे वाला है, किसानों को उनके हक दिलाने वाला है। लेकिन हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से लगातार सरकार का ये कहना है कि एमएसपी को लेकर हम अपना रुख साफ कर रहे हैं, एमएसपी हम नहीं खत्म करेंगे और किसानों की जितनी आशंकाएं हैं उस पर हम संक्षेप में वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान आखिर एमएसपी को लेकर क्यों मिसगाइड हैं? क्या उन्हें क्या लग रहा है कि उनकी जमीन खत्म हो जाएगी, या क्या जो आपके मन में चल रहा है सरकार से, क्या आप चीज समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। ये सरकार गुमराह करी है लोगों को। और हमें किसानों को सबसे हमें पता है कि जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी किसान चाह रहा है कि एमएसपी का कानून देश में लागू हो, एमएसपी पे कानून बने, कानून के दायरे में एमएसपी आए। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये मांग किसान की है। सरकार गुमराह कर रही है कि एमएसपी को हम खत्म ही नहीं कर रहे। अरे एमएसपी मत करो खत्म, तुम एमएसपी को लागू करो, एमएसपी कानून के दायरे में लाओ, तभी किसान का भला होगा। कि जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये किसान मांग कर रहे हैं। फसल बीमा की भी हम बात करेंगे कि जब किसान, हमारे देश के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचता है तब बजट में एक बहुत अहम बात कही गई कि फसल बीमा लोगों तक मुहैया करवाया जाएगा। और इसलिए आज हम यहां पर आए हैं और गांव में पहुंचे हैं, क्योंकि अगर हम बजट की बात करें और बजट की बात गांव में ना हो, खेत खलियान में ना हो, तो मुझे लगता है कि वो बजट की बात और कृषि बिल की बात और कृषि के किसानों के हितों की बात पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हम गांव में पहुंचे हैं। ये ग्रेटर नोएडा के पास पड़ोस का गांव है, तो यहाँ की सभ्यता भी दिख रही है कि यहाँ पर जो हुक्का है
वो रखा हुआ है और साथ ही साथ ये तमाम लोग जो चौपाल पे बैठे हैं इनसे हम कृषि कानून और तमाम किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई, क्या लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान क्यों नहीं सहमति बना रहे हैं? सरकार ये कह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो किसानों को जिस तरीके से जो उनको मूल्य नहीं मिल पाता था, छोटे किसान जो है उन तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से नहीं पहुंच पाता था। आखिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर देश में इतनी गर्मागर्मी चल रही है, आपकी क्या उस पर राय है? आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक फॉर्मूला पंजाब के अंदर और बिहार के अंदर पेप्सिको कंपनी के नाम से हुआ। वहाँ किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े लोग और निरंतर किसानों ने उत्पाद किया वहाँ आलू का उत्पादन जब बढ़ा तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो पेप्सिको जो कंपनी थी उसने जो आलू का उत्पादन कराने के लिए किसानों को कहा कि आप लोग आलू उपजाओ, तो उन्होंने हमने वहाँ देखा कि जब आलू की पैदावार बढ़ी, लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान ज़्यादातर जुड़े, तो उन्होंने क्या किया, एक छल्ला बना दिया। यदि उस छल्ले से कोई बड़ा आलू हो गया तो उस आलू को भी वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेता। अच्छा। जो छल्ला जो उन्होंने बनाया उस छल्ले में अगर जो आलू बिल्कुल फिक्स आ रहा था उस आलू को उसने खरीदने के लिए कह दिया। बाकी जो छोटा आलू था, बड़ा आलू था, किसान उसको कहाँ ले जाए? किसान को बहुत भारी नुकसान हुआ उससे। और उसी को देखते हुए आज पंजाब, हरियाणा, बिहार, पूरे भारतवर्ष के किसान, उन किसानों को पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन्होंने शुरू की, जो एक डेमो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हुआ, वो फेल हो गया है। आज देश में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं अमेरिका के किसानों की, कनाडा के किसानों की, वहाँ संसाधन है किसानों के पास। आज भारत के किसान के पास कोई भी संसाधन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से ये भी कहा है कि वो संसाधन जो किसान अपनी कम फसल में नहीं मुहैया करा पाते हैं, हम उन तक वो संसाधन पहुंचा देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यही है। क्या लग रहा है, जब संसाधन किसानों को मिलने लगेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी? क्या किसान और व्यवसाय के बीच में, जो व्यवसायिक लोग हैं, उनके बीच में संवाद नहीं स्थापित हो पाएगा? देखिए, संवाद स्थापित तो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है, जब वो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हम किसी से करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट तो पहले होता है फसल से। जब फसल की पैदावार कितनी हो, फसल नुकसान में पहुंचे, तो उसका जिम्मेवार तो किसान होगा, कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं होगा। अगर पैदावार बढ़ गई तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो उतनी तो फसल को लेगा। अगर कम हो गया तो वो अगली वर्ष में उससे लेगा। जब पहली बार में नुकसान किसान को हो जाएगा तो वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस नुकसान को झेलता रहेगा, नुकसान चलता रहेगा। आपसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। 2000 रुपए सरकार जो है भेजने की जो है सम्मान निधि किसानों को भेजी गई, आपके खाते में पहुंची? ना आई, आज तक भी नहीं आई। ना काई को बनाई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तमाम लोगों को अभी 1800 करोड़ अभी 10 दिन पहले सरकार ने भी, यहाँ सब किसान बैठे हैं, काई को बनाई, सब कागज में। अच्छा, यहाँ पर जितने किसान बैठे हैं उनको सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाया, ये किसानों का ये कहना है। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि 2000 रुपया दावे कर रही है, कई भी ना मिला। इतने सब किसान बैठे हैं, एक भी ना मिला। हम भी किसान, सब किसान बैठे हैं। उसके लिए सरकार ने पोर्टल भी बनाए थे, आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन किया, तभी हाँ, आज तक ना मिला कहीं। अभी लोगों की इस बात को लेकर भी नाराजगी है, जो सरकार की तरफ से सम्मान निधि भेजी गई वो खातों में नहीं पहुंची। तमाम लोग कहते हैं कि इसमें गड़बड़ियां भी हुई और तमाम तरीके से सरकार ने इसको लेकर एक व्यवस्था नहीं बनाई। सम्मान निधि की बात कर रहे हैं कि सम्मान निधि नहीं पहुंची। आप ये बताइए, सरकार अभी कह रही है कि 1800 करोड़ रुपए जिस तरीके से अभी किसानों के खाते में भेजे गए, और भी सम्मान निधि के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है, लगातार सरकार पर आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो मैं उनको निराधार समझूंगा, क्योंकि जो किसान हो, मैं कह रहा हूं कि मैं भी एक छोटा सा यहाँ मतलब रहता हूं और समाज सेवा करता हूं। किसी भाई को यदि ये किसान निधि ना मिली हो, वो अपने खेत का कागज और अपना अकाउंट नंबर वो मुझे दें। मैं आने वाले टाइम तक ये भी मतलब मैं बात करूंगा कि कागज जो पहुंचे हैं वो उस अधिकारी ने ये काम क्यों नहीं किया। मेरे विचार से ये अब यहाँ ही ये बात आई है कि हमें निधि ना मिली। बाकी हम पूरे क्षेत्र में घूम के आए थे, ये शिकायत हमें नहीं मिली थी। मैं इन भाइयों से ये कहूँगा कि अपने कागज और अपना फोटो और अपना अकाउंट नंबर वो मुझे दें, आपको निधि अवश्य मिलेगी। अच्छा, कृषि बिल पर इतना घमासान चल रहा है देश भर में और संवाद नहीं स्थापित हो रहा, आपको क्या लग रहा है? कृषि बिल लगातार सरकार कोशिश कर रही है, तमाम जो मीटिंग्स का दौर भी जारी है, किसानों के बीच में संवाद नहीं स्थापित हो पा रहा। आपको क्या लग रहा है, किसान नहीं समझ पा रहे और सरकार समझा नहीं पा रही? ऐसा है कि सरकार सब समझा रही है। आप एक ये उदाहरण देख लीजिए, आपका ये पहला बिल नहीं है कि जिसका विरोध हो रहा है। अब से पहले जो बिल जो बनाए पास किए थे सरकार ने, उनका सबका विरोध हुआ।
जितने भी मेरे यहाँ किसान भाई या जितने भाई बैठे हैं वो ये बताएं कि जो सीए का कानून आया था, सीए से कितने यहाँ से लोग भगा दिए, सीए पे कितना बड़ा विरोध हुआ था, किन्होंने किया था। उसके बाद में 370 का कानून बना था, उस पर जो विरोध हुआ था 370 से हम लोगों को क्या नुकसान हो रहा था। अब रही इस कानून की बात, इस कानून से मान लिया कानून बना दिया, मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं, विदेश भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं? हम इसलिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने। यदि किसी वजह से वो पास ना हो पाए, क्या हम ये छोड़ देते हैं कि तो पास नहीं होगा, मैं पढ़ाने नहीं है, उसको हम अपने घर में रखेंगे क्या? ये बिल किसानों के हित के लिए बनाया है, उसका मैंने पहले भी सजेशन दे रहा हूँ मैं, और राजनाथ सिंह ने सजेशन दिया था। किसानों का एक मांग होनी चाहिए कि हम इसको 1 या 2 साल के लिए हमको लिखित में दे दें, यदि किसानों का नुकसान होता है तो इस बिल के बराबर में किसानों के हित में और नए बिल लाए जाएं। देखो ये बिल, ये चीज किसान, ये संसद में जो पास हुआ था, ये तो एक धारणा बन जाएगी, ये पूरे विश्व में हमारे देश की छवि धूमिल हो जाएगी कि कानून बनाए और वापस हो गए। अच्छा, आपका ये कहना है कि जब कोई नया कृषि बिल जनता के सामने आता है तो उसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक बार लौटते हैं, कृषि बिल का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि सरकार जब नया कानून लाती है तो थोड़ा सा वक्त लगता है। क्या किसानों के अंदर धैर्य नहीं होना चाहिए, कृषि बिल को समझना नहीं चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, किसानों ने इस बिल को मांगा नहीं है, और उस समय जब पूरी दुनिया त्राही थी, कोरोना की बीमारी फैल रही थी, उस समय इन 3 काले कानूनों लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? कोई देश पे इतनी बड़ी विपदा तो थी नहीं। अगर इन कानूनों को नहीं लागू करेंगे तो देश पर कोई अटैक हो जाएगा, कोई आक्रमण हो जाएगा, या देश की जो जनता है भूखमरी फैल जाएगी। इन कानूनों को इतना बड़ा वो तो था नहीं। उस समय लाए गए जब आदमी अपने घर में बंद था और पशु पक्षी रोडों पर थे, उस समय ये लाया गया जब पूरी दुनिया पर विपदा थी। जब कोरोना महामारी के दौर में इन और बिना किसी सदन को बुलाए बैक डोर से इन बिलों को लाया गया। किसान ने जब बिल मांगे ही नहीं है, किसान अपनी जीविका जी रहा था, जिस प्रकार से भी उस पर अपने परिवार को चला रहा था, तो इन बिलों को क्या जरूरत थी गवर्नमेंट को लाने की? मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल। इनका ये कहना है कि किसानों को ये कृषि बिल चाहिए नहीं था। आपसे ये जानना चाहेंगे, जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो या एमएसपी की बात हो, लगातार एक लंबा विवाद एक लंबे वक्त से चल रहा है। किसान भी यही कह रहे हैं कि हम ये बिल चाहते नहीं हैं। लेकिन हम ये बात करना चाहेंगे कि हम आज बजट पर बात कर रहे हैं, तो पिछला जो बजट रहा सरकार का, क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? मिली जुली हुई है। कुछ फायदा पहुंचा है किसानों तक? इस सरकार के बजट कितना लाभदायक रहा? बस नहीं ज्यादा नुकसान हुआ, ना ज्यादा नफा हुआ, बीच का रहा। अभी तमाम लोगों का ये कहना है कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से तमाम चीजें बनाई गई, अगर बात की जाए सौर ऊर्जा की बात की जाए, सरकार अभी कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जो खेती है उसको अलग तरीके से करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम सहमति नहीं जता पा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये विरोध कैसे खत्म होगा? किसान और सरकार के बीच में कैसे वार्तालाप स्थापित? ये अब तो दोनों ही, जो गवर्नमेंट है अपनी अड़ पर अड़ी हुई है। किसानों के लिए माननीय अन्नदाता सबसे बड़ा है। अगर अन्नदाता को ही परेशान रखेगी तो गवर्नमेंट कैसे बन पाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा जब कृषि बिल का हुआ तो एक बात बहुत निकलकर सामने आई कि जिस तरीके से किसानों का ये कहना है कि हम कृषि बिल नहीं चाहते। इस मुद्दे में सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि कृषि बिल पर सबसे ज्यादा बजट में विवाद देखने को मिला, लेकिन और तमाम ऐसी चीजें हैं जो किसानों के हित में थी, जो किसानों के लिए की गई। लगातार कर्ज माफी की भी बात हुई। क्या दादाजी आपसे जानना चाहेंगे, जो कर्ज माफी सरकार ने करी थी और अभी भी लगातार दावे करती है, क्या सरकार का बजट कितना आपके लिए फायदेमंद रहा? कुछ नहीं रहा, ये सब बकवास है, सब कागजन में ही पूर्ति, जो बैंक वाले खा गए, कुछ कर्मचारी खा गए, किसानों ने कुछ नहीं मिला, किसानों तक नहीं मिला। सम्मान निधि की बात हुई, सम्मान निधि का खाता पैसा आप तक पहुंचा? नहीं आया, सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। और अब सरकार तो कोशिश कर रही है, नए कानून ले आ रही है, सरकार ने कानून बदल दिए। इस पे लोग अड़े हुए हैं, ये काला कानून किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। सरकार ने एक दावा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तमाम लोग बैठे हैं जो विरोध भी कर रहे हैं कि हमारी आय दोगुनी नहीं हुई। आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की सीधे फायदा, किसानों को सरकार की किन योजनाओं का सीधे फायदा मिला? बजट कितना फायदेमंद रहा? बजट इसलिए फायदेमंद रहा था कि आपने देखा होगा कि पिछली सरकारों में बैंकों का इतना बुरा हाल हो गया था कि बैंक बंद होने की कगार पे आ चुके थे। बैंकों ने, आपने भी देखा होगा कि बैंकों ने पैसे देने बंद कर दिए थे।
तो उसमें सारे किसान भी थे, हम सारे ही मतलब हर तरह के आदमी थे। तो सरकार ने उनको सहायता देने के लिए पूरा पैसा दिया और अभी ये बात आई आय दोगुनी करने के लिए। आय दोगुनी का फ़ायदा ये हुआ था कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार में मिट्टी की जांच करके किस मिट्टी में कौन सी फसल कम लागत से पैदा हो सकती है उसकी योजना बनाई। उसमें जब हमारी लागत कम हुई, पहले क्या करते थे किसान, उसमें डाई बहुत ज़्यादा डालते थे, यूरिया बहुत ज़्यादा डालते थे, उसकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाती थी। और ये भी समझाया कि यूरिया ज़्यादा लगाने से फसल कमज़ोर होती है, पेड़ कमज़ोर हो जाता है, उसमें दाना पतला आता है। वो सारी बात समझाई गई, उससे हमारी लागत कम हुई और पैदावार बढ़ी। पहले मैंने देखा, मैं भी किसान हूँ, 7 या 8 मन बीघे का होता था। मैं अब भी जहाँ भी जाता हूँ वो 10 या 12 मन बीघे का गेहूँ बैठता है। तो इसलिए हमारी उधर तो लागत कम होगी, उधर हमारी आय ज़्यादा बढ़ गई और एमएसपी का रेट बढ़ा दिया। जब एमएसपी का रेट बढ़ाया तो हमें पैसा भी ज़्यादा मिलने लग गया। अब जो कानून बनाया है, ये कानून इसलिए बनाया था कि जो बीच के जो दलाल थे, जो छोटे आड़ती जो लोग होते थे, वो बिना किसी बताए, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वो उसको इकट्ठा कर लिया करते थे। जब जरूरत पड़ती थी अपने हिसाब से निकाला करते थे और अपने मर्जी का ही वो भाव दिया करते थे। जब हमारे पास में आज 1000 मंडियां हैं, यदि हमारे पास में 1000 मंडी और आ जाएं तो हमें फ़ायदा हो गया, नुकसान होगा। ये मंडी खोली गई है, ना कि मंडी बंद करी गई। और रहा काला कानून, काला कानून तो जब माना जाता है कि किसी का नुकसान हो गया हो। और ये अभी भाई ने ये भी कहा था कि हम किसान नहीं चाहते। किसान पहले शोर मचता था कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करे तो सरकार घिरे, उनको बचाने के लिए कुछ करे तो काला कानून। ये काला कानून जिनके अंदर पेट काले हैं उन्हीं के लिए काला कानून है, बाकी किसानों के लिए कोई काला कानून नहीं है। ये किसानों सरकार के कृषि कानून के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। खाद बीज पर सब्सिडी की बात होती है, क्या लग रहा है खाद बीज पर सब्सिडी किसानों को मिली और कितना ये सरकार का, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि अन्य सरकारों के मुताबिक हमने लोगों तक जो ये सुविधाएं हैं, संसाधन है, कृषि के संसाधन है, वो अच्छी तरीके से जुटाए हैं, सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये बता रहे हैं कि जो पिछली सरकारों ने किया, यदि किसी क्षेत्र में कोई थाना के अंतर्गत कोई चोरी हो जाए और उस चोरियों को वो ना खोल पाए, वो जो थाना अध्यक्ष है उस समय का, उसका ट्रांसफ़र हो जाए, जो नया आए वो ये कहने लगे कि भाई मेरे आने से चोरियां बंद थोड़ी हो जाएंगी, चोरियां तो उसके समय में भी होती थी। ये बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसान को कितना लाभ तुमने दिया है, किसान को देना चाहिए था, किसान को उनका ये भी कहना है कि सरकार को समय दीजिए थोड़ा सा। क्या किसानों को सरकार को कृषि बिल समझने के लिए समय नहीं देना चाहिए? किसान को थोड़ी समझना है कृषि बिल तो किसानों। मैं पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा, बगैर किसान के पूछे हुए, किसान की समस्याओं को बगैर समझे हुए, जो किसानों का नेतृत्व करते हैं, जो किसान यूनियन है, उनके बगैर हस्तक्षेप के आपने कानून कैसे बना दिया? यदि आप सब्सिडी की बात करते हैं तो किसानों को सस्ते दर पर बिजली मिलनी चाहिए, सस्ते दर पर संसाधन मिलने चाहिए किसानों को। ये आप ये कह रहे हैं कि मंडियां खत्म नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एपीएमसी की मंडियां रहेंगी तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो एपीएमसी की मंडियां तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जब एपीएमसी की मंडियां रहेंगी, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो फसल को खरीदेगा, वो भंडारण करेगा। मैं बताना चाह रहा हूं इनकी बात पे, इन्होंने कहा कि भंडारण कर लेते थे। आज देश में जो काले कानून ये इन्होंने बनाए हैं, इन्होंने भंडारण खोला है, सीधे सीधे भंडारण की इन्होंने अनुमति दे दी है। मैं पूछना चाहता हूं जो भंडारण करेगा इस देश में, चाहे वो कौन सा भी उद्योगपति हो, जो बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हैं उसमें जो भंडारण करेंगे वो उसका रेट अपने आप तय करेंगे, वो किसानों से उस कॉन्ट्रैक्ट के भी किसानों के लिए ये भी कहा गया है कि अब किसान अपनी फसल का खुद रेट निर्धारित कर सकेगा। आखिर क्या किसान जब अपने फसल का रेट निर्धारित कर सकेगा, किसान जहां मनाएगा वहां पर अपनी फसल बेच सकेगा, फिर आखिर किसान क्यों परेशान है? मैं आपको बता दूं, ये जो कानून है ना, ये कानून किसान के लिए हानिकारक तो है, ये 4.5 करोड़ उन लोगों के लिए हानिकारक भी है, छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, और ये उस कोने वाले दुकानदार के लिए हानिकारक है जिससे भक्के जाके हम, अगर हमारे घर में रिश्तेदार आ जाए और हमारी 10 रुपये हमारी जेब में नहीं है जिससे हम ले आते थे, ये उसके लिए भी हानिकारक है। जब किसी की बच्चे की शादी हो या घर में हारी बीमारी हो तो हम छोटे आड़ती से जाके 20,000 30,000 रुपये ले आते थे और उससे हम कह देते थे कि भाई जब हमारी फसल बिकेगी उसमें तू अपने ब्याज सहित अपने वापस ले लेना। जब यहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेटर घराने के लोगों के यहाँ उद्योग हो जाएंगे तो वे छोटे व्यापारी स्वतः खत्म हो जाएंगे।
वे एक क्लिक करेंगे मुंबई से और हमारी फसल का जो भी पैसा होगा हमारे खाते में चला जाएगा। हम ना तो उसको जान पाएंगे ना वो हमको जान पाएगा। जब इतने बड़े लोग इनके इतने बड़े बड़े ऑफिस आप देख सकते हो, कानून बनने से पहले 5-5 हजार एकड़ के वेयर हाउस बनाने इन्हें शुरू कर दिए गुड़गांव फरीदाबाद में। आप जाके देख लीजिए, जब कानून बनानी है तो उन लोग उद्योगपतियों को कैसे पता लग गई, उन्हें क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने के लिए। जैसे कि तमाम किसानों से हम बातचीत कर रहे थे, किसानों का ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है, तमाम किसानों ने ये कहा कि वो सरकार के प्रति कहीं ना कहीं पर सरकार ने एक जिम्मेदारी निभाई। किसानों के लिए जो बिल आए, किसानों के लिए जो बजट आया वो लाभकारी हुआ। तो वही कुछ लोग कृषि बिल का विरोध भी करते नजर आए। देश में एक चीज साफ नजर आती है, जब कोई कृषि कानून या जब कोई बजट आता है तो सत्ता पक्ष उसके साथ खड़ा होता है और विपक्ष कहीं ना कहीं उसके विरोध में खड़ा होता है। ऐसे में देश की जनता को जागरूक होना होगा और अपनी सुरक्षा और अपनी समृद्धि की जानकारी और अपनी जागरूकता के साथ ही तमाम चीजों पर सरकार के फैसलों के साथ सरकार के फैसलों का विरोध करना होगा। और कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर लगातार विवाद चलता रहा, लगातार हमने बजट पर भी चर्चा की, किसानों की राय जानी, तमाम योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और किसानों से जाना कि आखिर किसानों के लिए फसल बीमा, तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना काम कर रही हैं, क्या फायदे, क्या तमाम तरीके के जो दावे हैं उनकी जमीन पर हकीकत क्या है, तमाम चीजों पर हमने विस्तार से चर्चा की और आपको दिखाया कि किस तरीके से देश का किसान आज जागरूक हो चुका है और किस तरीके से अपने मुद्दों पर वो जागरूक होकर बातचीत कर रहा है और सरकार से क्या उम्मीद, क्या नाराजगी और क्या विश्वास रखता है। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ के समोन मिश्रा, J24/7 न्यूज़, दिल्ली।